सभी को हार्दिक अभिवादन। आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चरण ए की 20वीं संगोष्ठी के बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक देश। इस संगोष्ठी का उद्देश्य ये है कि हम अपनी मनोविज्ञान में वास्तव में क्या मौजूद है, इसका हमें बोध हो सके, हम अपने भीतर क्या लेकर चलते हैं और हम उस पर कैसे कार्य कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह जानना है कि सत्य तक कैसे पहुंचा जाए, वर्तमान क्षण में कैसे जिया जाए, आंतरिक मौन में कैसे रहा जाए और इस प्रकार अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे लाए जाए। तो आइए हम चरण ए की 20वीं संगोष्ठी मनोवैज्ञानिक देश के साथ आरंभ करते हैं। इस संगोष्ठी में हम कई विषयों को सीखने वाले हैं। सबसे पहला विषय जो हम इस संगोष्ठी में सीखेंगे वह यह है कि हम कैसे यह समझ सकते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारे मन में यह धारणा या विचार है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि हमने अपने भीतर मौजूद मनोवैज्ञानिक दोषों और गलत मानसिक अवस्थाओं की मात्रा को महसूस नहीं किया है या उसका एहसास नहीं किया है। अगर हम खुद का निरीक्षण करना शुरू करें और अपने भीतर क्या है उसे खोजने लगें तो हम उस सोच से बाहर आ जाएंगे जिसमें हम खुद को अच्छा या श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा उद्देश्य या इस सम्मेलन में हम जिस दूसरे विषय को संबोधित करेंगे वह यह समझना है कि उस क्षण तक पहुंचने का मार्ग क्या है ताकि हम पूरी तरह वर्तमान में जी सकें। यह सम्मेलन हमें सिखाएगा कि उस क्षण में खुद को कैसे स्थिर करें, यहाँ और अभी में कैसे जिए हैं। यह भी हमें सिखाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कैसे बदलें ताकि हम पूर्णता की ओर लौट सकें, यानी अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो आत्म साक्षात्कार है। ये वे विषय हैं जिन्हें हम आज के इस सम्मेलन में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने के लिए कि मनोवैज्ञानिक देश क्या है, इस सम्मेलन के नाम का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। मनोवैज्ञानिक देश। सबसे पहली बात जो हम समझेंगे वह यह है कि जैसे बाहरी दुनिया में एक देश होता है जिसमें हम रहते हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी एक देश होता है। वह बाहरी देश मेरे मामले में कोलंबिया हो सकता है या आप लोगों के मामले में कोई और देश हो सकता है, जैसे इक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह वह स्थान है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं, है ना। यह एक क्षेत्र है, भूमि का एक विस्तार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जिसमें हम अन्य लोगों के साथ मिलकर एक समुदाय के रूप में रहते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यह होगा बाहरी देश। उस देश की कई विशेषताएं होती हैं और अब हम उसकी तुलना अपने भीतर के देश से करना शुरू करेंगे। इस तुलना को शुरू करने से पहले जब हम एक मनोवैज्ञानिक देश की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे भीतर या हमारे अंदर भी वह भूमि का स्थान मौजूद है, वह भौगोलिक स्थान भी मौजूद है जिसमें हम हर बार कल्पना करते समय, हर बार सोचते समय, हर बार अपनी मन से अपनी मनोविज्ञान के किसी स्थान पर जाते हैं तो हम उस मनोवैज्ञानिक देश के किसी स्थान की यात्रा कर रहे होते हैं। जिस तरह बाहरी देश में हर तरह की जगहें होती हैं, उसी तरह हमारे मनोवैज्ञानिक देश में भी हर तरह की जगह मौजूद हैं। जिस तरह हमारे बाहरी देश में सुंदर जगहें हैं, सुखद जगहें हैं, खूबसूरत जगहें हैं जो जीवन से भरी हुई हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हैं, जीवंतता और सामंजस्य से भरी हुई हैं। ऐसे स्थान हैं जहां हमें जाना पसंद है, जैसे कुछ प्राकृतिक जगहें जहां जंगल, नदियां होती हैं, या कुछ स्थान सुंदर, औपनिवेशिक, साफ सुथरे होते हैं जहां समरसता महसूस होती है। जो भी वहां जाता है वह खुद को अच्छा महसूस करता है। ऐसे स्थान बहुत सुंदर होते हैं। जैसे कि वैसे ही कुछ जगहें होती हैं पूरी तरह से विनाशकारी, पूरी तरह से नकारात्मक, पूरी तरह से बदसूरत। ऐसी जगहें जहां हम रहना पसंद नहीं करेंगे, जहां हिंसा है, ऐसी जगहें जहां गंदगी है, जहां सब कुछ बहुत बुरी तरह से बदबू करता है, ऐसी जगहें जहां चोरी होती है, जहां नशाखोरी है, वेश्यावृत्ति है। हमारे अपने मनोविज्ञान या हमारे अपने मनोवैज्ञानिक देश में खतरनाक जगहें हैं।
तो जैसे ये सब चीजें बाहरी दुनिया में मौजूद हैं, वैसे ही ये हमारे आंतरिक संसार में भी मौजूद हैं। और सिर्फ इसी बात से, इसी विश्लेषण से जो हमने अभी किया, हम ये समझना शुरू कर सकते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। दरअसल क्योंकि अगर ये जगहें मेरी अपनी मनोविज्ञान में और मेरे भीतर मौजूद हैं, तो ये सब उसी का हिस्सा हैं जो मैं हूँ। मैं केवल वही नहीं हूँ जो मैं दूसरों के सामने दिखाना चाहता हूँ, बल्कि मैं वही हूँ जो मेरे अंदर है। और अगर मेरे अंदर ऐसे स्थान हैं जो इतने सुंदर या सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत जो खतरों से भरे हैं, तो वह भी उसी का हिस्सा है जो मैं हूँ। हम इसे थोड़ी देर में और अच्छे से समझेंगे। उन स्थानों में हमारे मनोवैज्ञानिक देश के अंदर कुछ लोग हैं, जैसे बाहरी दुनिया में या उस देश में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ लोग होते हैं, यानी सभी निवासी, जो अलग-अलग तरीकों से व्यवहार करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ लोग बहुत दयालु, अत्यंत विनम्र होते हैं, जिन्हें दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेकिन वहीं कुछ लोग बुरी नीयत वाले भी होते हैं, जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चोर, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, यातना देने वाले, हत्या करने वाले आदि। हमारे संसार या हमारे मनोवैज्ञानिक देश में भी हर तरह के बुरे लोग होते हैं। जैसे बाहरी दुनिया या बाहरी देश में ये लोग होते हैं, वैसे ही ये लोग हमारे मनोवैज्ञानिक देश में भी मौजूद हैं। सवाल यह है, तो फिर मेरे मनोवैज्ञानिक देश के अंदर ये लोग कौन हैं? वहाँ आखिर कौन रहता है? यह सच है कि वहाँ स्थान होते हैं और हम में से कोई भी इसे महसूस कर सकता है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं तो स्थानों की भी कल्पना करते हैं। सवाल है, वे स्थान कहाँ हैं? वे भौतिक नहीं। अगर वे मेरी कल्पना में हैं तो वे मेरे मनोवैज्ञानिक देश से जुड़े हैं। जब भी हम सोचते, याद करते, भविष्य या कल्पना करते, तो हम अपने मनोवैज्ञानिक देश के भीतर अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हैं। जब हम वर्तमान क्षण से बाहर निकलते हैं तो हम अपने मनोवैज्ञानिक देश के किसी स्थान पर होते हैं। इसलिए यह साबित करना मुश्किल नहीं है कि ऐसे स्थान हैं। इसी तरह हमारे मनोवैज्ञानिक देश में लोग हैं, अच्छे और बुरे लोग। उदाहरण के लिए, जब आप डर की स्थिति में होते हैं, तो आपको डर होता है कि कोई आपको धोखा देगा, आपको ठगेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा या आपसे झूठ बोलेगा। जब आप वह डर महसूस करते हैं, तो आपकी कल्पना में आपके मनोवैज्ञानिक देश के किसी हिस्से में कोई व्यक्ति या कई लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं। कई लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कई लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं, कुछ शायद मुझ पर हमला कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे डर लगता है। लेकिन वे लोग शारीरिक रूप से यहाँ नहीं हैं। वे मेरी कल्पना में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी यादों में हैं। वे लोग जो मेरे आंतरिक संसार में रहते हैं, जो मेरे मनोवैज्ञानिक देश का हिस्सा हैं, असल में वे मेरे मनोवैज्ञानिक दोष हैं। तो उस मनोवैज्ञानिक देश में रहने वाले सभी लोग हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ दोष मिलनसार या अच्छे लग सकते हैं, कुछ नकारात्मक, हानिकारक या विकृत होते हैं, जिन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने में आनंद आता है। यह सब हमारे आंतरिक संसार का हिस्सा है। अब जब हम यह समझ चुके हैं, तो हम यह कहेंगे कि उस मनोवैज्ञानिक देश में वही कानून नहीं होते जो भौतिक संसार में होते हैं। और यही कारण है कि हमारे लिए उन स्थानों पर केवल कल्पना के माध्यम से जाना बहुत आसान होता है और हम अक्सर खुद को ऐसे स्थानों में पाते हैं जो अत्यंत खतरनाक होते हैं। हो सकता है कि मैं उस जगह न जाऊं जहां मुझे पता है कि खतरा है, जहां मुझे पता है कि हत्यारे, चोर या ऐसे लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि मैं वहां से न गुजरूं, बल्कि मैं उस जगह से बचने की कोशिश करता हूँ। मैं तो उन जगहों के पास से भी नहीं गुजरना चाहता, लेकिन अपनी सोच में मैं बहुत जल्दी उन जगहों पर पहुंच जाता हूँ। अगर उदाहरण के लिए मैं कोई खबर देखता हूँ जिसमें किसी ऐसी जगह के बारे में बताया गया हो जहाँ लोगों को यातना दी जाती थी या उनकी हत्या कर दी जाती थी और उनके शव छुपाए जाते थे, तो कुछ ही सेकंड में मेरी सोच मुझे उस खतरनाक जगह पर पहुंचा देती है जो मेरे मनोवैज्ञानिक देश के भीतर है। और वहां पहुंचने में मुझे 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगा।
अगर मुझे इन जगहों पर शारीरिक रूप से जाना होता तो मुझे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, एक दूरी तय करनी पड़ती और शायद मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि वह खतरनाक है। लेकिन क्योंकि मेरी सोच में कुछ भी नहीं होता, जैसे कि वहाँ कोई खतरा नहीं है, जैसे कोई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो अपनी सोच, अपनी कल्पना के ज़रिए मैं उस मनोवैज्ञानिक देश के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। मैं अपनी कल्पना में वेश्यालयों में जा सकती हूँ, उन जगहों पर जा सकती हूँ जहाँ ड्रग्स का व्यापार या सेवन होता है, उन जगहों पर जा सकती हूँ जहाँ लोगों की हत्या की जाती है, जहाँ उन्हें यातना दी जाती है। मैं कल्पना से हर तरह की जगहों में जा सकती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं अपने घर की आरामदायक स्थिति में हूँ। जब मैं यह सब कल्पना करती हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं उन जगहों पर असल में नहीं जा रही हूँ। तो यही इंसान का सबसे बड़ा धोखा है, यह मान लेना कि मनोवैज्ञानिक देश के उन स्थानों पर जाना कोई मायने नहीं रखता। वास्तव में हमारे आंतरिक संसार में समय का नियम नहीं होता, दूरी का नियम नहीं होता और इसी वजह से हम कुछ ही सेकंड में उन जगहों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम उन जगहों पर जाते हैं तो हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हमारी सारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। वहीं पर मनोवैज्ञानिक दोष सबसे ज़्यादा खुद को अच्छी तरह से पोषित कर सकते हैं। हमारे लिए अक्सर हमारी ऊर्जा महत्वपूर्ण नहीं होती और भौतिक चीज़ें ही महत्वपूर्ण लगती हैं। यही बात हमारे भौतिक संपत्ति के साथ भी होती है और इसी वजह से हम किसी चोर को अपने घर में घुसने नहीं देते। इसी कारण हमारे पास बीमा, ताले या किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा होती है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति अंदर ना आ सके जो हमें नुकसान पहुंचा सके। फिर भी हमें अपनी कल्पना के जरिए अपने मनोवैज्ञानिक देश के बहुत खतरनाक स्थानों पर जाना बहुत पसंद है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा की कद्र नहीं करते। ऊर्जा किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किसी ने हमें सिखाया नहीं है, हमें इसका ज्ञान नहीं है और इसी वजह से हम उन्हीं जगहों में फंसे रहते हैं जिससे हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हमारी ऊर्जा को लूट लेते हैं, हमारी ऊर्जा चुरा लेते हैं और हमें किसी भी प्रगति या सृजन से रोक देते हैं। यहीं हमें एहसास होता है कि अपने मनोवैज्ञानिक देश के उन स्थानों पर खुद को ले जाना वाकई खतरनाक है, कि वर्तमान क्षण से बाहर निकल जाना वाकई खतरनाक है। जिस क्षण कोई व्यक्ति वर्तमान क्षण से बाहर निकलता है, उसी क्षण वह मनोवैज्ञानिक दोषों की गुफाओं में, उन खतरनाक और भयावह स्थानों में पहुंच जाता है जो मनोवैज्ञानिक दोषों से भरे होते हैं। और जब तक वह उन स्थानों में रहता है, तब तक उसका भौतिक शरीर यानी मानव मशीन तनाव से भरा रहता है। व्यक्ति कल्पना करता रहता है और कल्पना करते समय वह तरह तरह की भावनाएं महसूस करता है, चाहे वे अप्रिय हों या सुखद, जो उसकी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं, भावनात्मक, मानसिक और स्वाभाविक ऊर्जा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पूरी तरह से लूट लिया जाता है, उसकी ऊर्जा छीन ली जाती है और वह इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ये पहली बात है जिसे हमें समझना चाहिए। अब हमें खुद को अच्छा क्यों नहीं समझना चाहिए? कहा जाता है कि दुष्टों में भी अच्छाई होती है और सद्गुणी लोगों में भी बुराई होती है। खुद को अच्छा मानना क्यों ज़रूरी नहीं है? हम में से अधिकतर खुद को अच्छा मानते हैं। हम में से अधिकतर सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं और दूसरों को भी यह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए दिखावा, बाहरी रूप, दूसरों की हमारे बारे में राय और वह छवि जो हम दिखाना चाहते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम सच में अच्छे इंसान हैं? क्या हम वाकई उतने पवित्र हैं जितना हम दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं? तो ये व्याख्यान हमें यही बताना चाहता है कि असल में हम वही हैं जो हम सोचते हैं और जो हम महसूस करते हैं। जो कुछ हमारे भीतर घटित हो रहा है, वह जो दूसरों को दिखाई नहीं देता क्योंकि वह मेरी सोच में चल रहा है, वही असल में मैं हूँ और मुझे किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है और न ही खुद को धोखा देने की। मैं शायद दूसरों को धोखा दे सकती हूँ क्योंकि वे नहीं जानते कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन खुद को मैं धोखा नहीं दे सकती। मैं एक अच्छे इंसान का चेहरा दिखा सकती हूँ,
ऐसे भाव भंगिमा या व्यवहार अपना सकती हूँ जो भलमनसाहत का दिखावा करें, लेकिन अपने मन के भीतर उसी पल मैं अपने मनोवैज्ञानिक देश के बहुत ही खतरनाक और अत्यंत अंधेरे क्षेत्रों में हो सकती हूँ। मैं मानसिक रूप से अनुचित स्थानों पर हो सकती हूँ, अनुचित यौन दृश्यों की कल्पना कर सकती हूँ या यहाँ तक कि हिंसा के कृत्यों की भी कल्पना कर सकती हूँ, जैसे कि हत्या, यातना या चोरी। मेरे आंतरिक संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वही वास्तव में मैं हूँ। मैं असुरक्षा के कारण डर महसूस कर सकती हूँ, उन चोरियों के बारे में सोच सकती हूँ जो होती हैं, और उसी दौरान कल्पना कर सकती हूँ कि चोर मेरे घर में कैसे घुस सकते हैं। उफ, वे खिड़की से, छत से या शायद इस दूसरी तरफ से भी अंदर आ सकते हैं। फिर मैं समय बिताती हूँ ये कल्पना करते हुए कि वे कैसे अंदर आ सकते हैं, क्या क्या ले जा सकते हैं, वह चोरी कैसी होगी। और जब मैं इन कल्पनाओं में डूबी रहती हूँ तो खुद को एक अच्छी इंसान, एक पीड़ित के रूप में देखती हूँ। सोचती हूँ कि बुरे लोग तो दूसरे हैं, वे जो चोरी करते हैं, बाकी लोग, और मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ। मुझे अपने घर में जितनी भी सुरक्षा संभव हो वह लगानी चाहिए ताकि वे बुरे लोग अंदर ना आ सकें और मुझे नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन जो मैं देख नहीं पाती या स्वीकार नहीं करना चाहती, वह यह है कि अगर मैं कल्पना कर रही हूँ कि चोर कैसे अंदर आते हैं, कैसे मुझे लूटते हैं, क्या-क्या ले जाते हैं, वह सब जो मैं कल्पना करती हूँ, वह भी मैं ही हूँ। और वे किरदार जो मेरी स्वतःस्फूर्त कल्पना में चोरी करते नजर आते हैं। संभव है कि मैं इसे कभी स्वीकार न करूं, लेकिन अगर मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करता तो मैं बदल नहीं पाऊंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बदलने का पहला कदम यही है कि वह यह समझे कि उसे बदलना है। अगर मैं मानता हूं कि मुझे खुद को बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। बात इतनी सीधी और स्पष्ट है। वहीं अगर मुझे यह एहसास हो जाए कि सच में मेरे अंदर कुछ चीजें ठीक नहीं हैं, उसी पल से मैं अपने आप को बदलने की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा हूँ। आइए यहाँ दो उदाहरण देखें जो हमें इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से और गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं। आइए एक महिला के बारे में सोचें जो एक पादरी के सामने अपने पापों की स्वीकारोक्ति कर रही है। वह अपना दिल खोल रही है, अपने पापों के बारे में बात कर रही है। पादरी अपनी भूमिका में एक सीधे सच्चे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, ईश्वर का दूत माना जाता है, और वह वहां पूरी ध्यान से उस महिला की सारी स्वीकारोक्ति सुन रहा है। जब महिला उदाहरण के लिए किसी व्यभिचार या वासना से जुड़े कुछ गलतियों की स्वीकारोक्ति कर रही होती है, तो पादरी उसके द्वारा बताई जा रही हर बात की कल्पना कर सकता है। वह व्यभिचार के दृश्य, यौन दृश्य की कल्पना कर रहा होता है, और संभव है कि उसकी भावनात्मक चेतना सक्रिय हो जाए, यानी वह जो सुन रहा है उससे कुछ भावनाएं अनुभव करे, यहाँ तक कि उन वासना से भरे दृश्यों की कल्पना करते हुए उसका यौन केंद्र भी सक्रिय हो सकता है। उसका यौन केंद्र सक्रिय हो सकता है और उसके भीतर मौजूद सभी दोष पोषित हो रहे होते हैं, लेकिन वह ऐसी स्थिति में होता है जहां उसे खुद को अच्छा महसूस होता है, जहां उसे लगता है कि गलती महिला की है और इसी वजह से उसे कुछ प्रायश्चित करने पड़ेंगे, क्योंकि उसे यह सुधारना और बदलना होगा। तो अगर मैं खुद को भलाई या नैतिक श्रेष्ठता की स्थिति में रखता हूँ, तो मैं यह स्वीकार नहीं करूँगा कि जो कुछ भी मैं अपने भीतर कल्पना कर रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, वह मेरा ही है, वह मेरे अपने मनोवैज्ञानिक दोषों का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यह महिला देख रही है कि उसका बेटा सड़क पर एक ऐसे दोस्त के साथ चल रहा है जो उसे पसंद नहीं है, और वह उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसकी धारणा के अनुसार वह युवक नकारात्मक दिखता है और उसके बेटे को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। फिर वह उसे देखती है, उसके कपड़े पहनने के तरीके को देखती है और सोचती है, ये ज़रूर कोई नशेड़ी, चोर, गुंडा या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, और निश्चित ही यह मेरे बेटे को भी वही सब सिखाएगा। जब वह यह सब कल्पना करती है कि वह युवक कैसे चोरी करता है, उसके बेटे को कैसे बिगाड़ता है, कैसे नशा करता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह एक बहुत ही अच्छी इंसान है। हालांकि वह सब कुछ जो वह कल्पना कर रही है, असल में वही है जो वह खुद दरअसल वास्तव में है। वह वे किरदार जो उसके दिमाग में आते हैं या जो उसके दिमाग में चोरी करते दिखते हैं, वह उसका चोर रूप है। जो उसके दिमाग में नशा करते दिखता है, वह उसका नशेड़ी रूप है।
और यह बात शायद वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए असली बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हम अच्छे नहीं हैं। उसी स्वीकार्यता के बाद हम खुद को बदलना शुरू कर सकते हैं। यह पहचानना कि हम वही हैं जो हमारे अंदर है, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं, असल में हम वही हैं। आइए सोचना और ये दावा करना बंद करें कि हम वही हैं जो हम दूसरों को दिखाते हैं। आइए खुद को धोखा देना बंद करें, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि हम वास्तव में क्या हैं, ताकि हम वह बदलाव ला सकें जो हमारे लिए सच में मायने रखता है। यहाँ उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी मनोविज्ञान या उसका मनोवैज्ञानिक देश उसी तरह काम करता रहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए एक गृहिणी थी, तो मरने के बाद वह लिम्बो में चली जाती है, जैसा कि हमने पिछली वार्ताओं में चर्चा की थी, और वहां भी वह घर के काम करती रहती है, बिना यह महसूस किए कि वह अब मर चुकी है। अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए, निर्माण कार्य में काम करता था, तो यह संभव है कि वह उस पार, उस लिम्बो में वही गतिविधियां करता रहे जो वह जीवित रहते हुए करता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मनोवैज्ञानिक देश अत्यंत सक्रिय है। हम अपने आंतरिक संसार में बाहरी संसार की तुलना में अधिक जीते हैं। हम लगभग सारा समय कल्पना करने, याद करने, सोचने में बिताते हैं, और बहुत कम बार वास्तव में वर्तमान क्षण में होते हैं। और यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो वह वहां भी वही चीजें दोहराता रहेगा जो वह रोज करता है, या जो उसके मनोवैज्ञानिक देश में घटती रहती हैं, बिना यह महसूस किए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि हम इतने गहरे सोए हुए हैं, और इसी वजह से हमें जागना शुरू करना चाहिए। अब हम उन परिणामों के बारे में बात करेंगे जो मनोवैज्ञानिक गुफा में बह जाने से होते हैं, यानी हमें वर्तमान क्षण से बाहर निकाल देने से। अगर हम खुद को वर्तमान क्षण से बाहर निकलने देते हैं तो हमारी चेतना सो जाती है, क्योंकि चेतना के सक्रिय रहने के लिए उसका वर्तमान में होना जरूरी है। अगर हम वर्तमान में नहीं हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारे दोष सक्रिय होने लगते हैं, वे हमें तनाव देते हैं और हमारी ऊर्जा चुराने लगते हैं। वे दोष खुद को पोषित करने लगते हैं और हमारी चेतना प्रकट नहीं होती। हम खुद को धोखा देते हैं क्योंकि हम सच में जो अनुभव कर रहे हैं उसके प्रति सचेत नहीं होते। हम आलोचना में पड़ जाते हैं क्योंकि हम दूसरों में केवल दोष ही देखते हैं, लेकिन अपने भीतर उन्हें नहीं देख पाते, और इसी कारण हम खुद को दुख से भर लेते हैं। किसी व्यक्ति के भीतर कितना गहरा दुख हो सकता है जो ऐसी किसी चीज की कल्पना कर रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं है। उसे हमेशा यह डर बना रहता है कि कुछ भी हो सकता है, और वह इसकी कल्पना कर रहा है। फिर वह सोचता है कि वह दुष्ट व्यक्ति कैसे उसके व्यापार में उसे धोखा देना चाहता है, कैसे उसे नुकसान पहुंचाएगा। और जब वह यह सब कल्पना करता है तो उसमें कितना दुख होता है। एक माँ के भीतर कितना दुख होता है जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है, उसका बेटा उसे जवाब नहीं दे रहा। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं और वह घर नहीं आता, और वह यह सब कल्पना कर रही है कि उसके बेटे के साथ क्या क्या हो सकता है, कि उसे अगवा कर लिया गया, कि उसे लूट लिया गया, कि उसकी हत्या कर दी गई, या वह अपनी प्रेमिका के साथ है, और कौन जानता है किस तरह की बातें कर रहा है। जब वह यह सब कल्पना कर रही होती है, जो उसकी अपनी मनोविज्ञान है, वह जो सोच रही है वही वह खुद है। भले ही वह इसे स्वीकार न करे, लेकिन वह सोचती है कि यही उसके बेटे के साथ हो रहा है। ये सोचते हुए वह डर महसूस करती है, वह बहुत उच्च स्तर के दुख में होती है, उसकी ऊर्जा की हानि अत्यधिक होती है। वह यहाँ तक कि पीली पड़ सकती है, कांप सकती है, पसीना आ सकता है, और एक बहुत ही भारी और नकारात्मक मानसिक स्थिति में हो सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह वर्तमान क्षण से बाहर निकल गई और अपने मनोवैज्ञानिक देश के किसी खतरनाक स्थान पर चली गई। और संभव है कि वह जो कुछ भी कल्पना कर रही है उसका सच्चाई से कोई लेना देना न हो, लेकिन यही हमारे साथ होता है जब हम वर्तमान क्षण से बाहर निकल जाते हैं, और इसी वजह से हम सबसे कीमती चीज यानी अपनी ऊर्जा खो बैठते हैं। अब अंत में हम समाधान के बारे में बात करेंगे। अब हम समझ चुके हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना सोचते थे। अब हमें यह भी समझ आ गया है कि हमारे पास शायद ही कभी वर्तमान में जीने की क्षमता होती है, क्योंकि हम लगातार अपने मनोवैज्ञानिक देश के कुछ खास स्थानों की ओर बहक जाते हैं, जिससे हमारे दोष हमें वर्तमान से बाहर निकालकर मनोवैज्ञानिक गुफाओं में घसीट ले जाते हैं और लूट लेते हैं। अब देखेंगे इसका समाधान। समाधान यह है कि हम वर्तमान क्षण में जीना सीखें, लेकिन वर्तमान क्षण में जीने के लिए मुझे यह पहचानना सीखना होगा कि वह क्षण कौन सा है, और वह क्षण तब आता है जब मेरा भौतिक देश और मेरा मनोवैज्ञानिक देश एक ही होते हैं। यानी जब मैं जिस स्थान पर इस समय हूँ और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही मेरे भीतर भी है,
यानी दरअसल मैं वर्तमान क्षण में हूँ। अगर मैं इस समय आप लोगों को यह व्याख्यान दे रही हूँ, आपसे इस विषय पर बात कर रही हूँ, तो यही मेरा भौतिक देश है, क्योंकि मैं यहाँ कैमरे के सामने बैठी हूँ और कुछ विशेष लोगों से बात कर रही हूँ। अब मेरा मनोवैज्ञानिक देश क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। मुझे किसी और जगह होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अतीत में जाकर यह याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कुछ समय पहले या कुछ घंटे पहले क्या किया था। मुझे भविष्य में जाकर यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ या खाने में क्या बनाऊँगी। मुझे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे कुछ भी ऐसा कल्पना करने या सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो इस क्षण से अलग हो। मुझे यहीं रहना चाहिए, मेरा भौतिक देश और मेरा मनोवैज्ञानिक देश एक ही होना चाहिए, तभी चेतना प्रकट हो सकती है। यही वह समय है जब मैं वास्तव में इस क्षण में रह सकती हूँ। इसके लिए, इस क्षण में बने रहने के लिए मुझे मनोवैज्ञानिक मृत्यु अपनानी होगी। अगर मैं इस क्षण में रहना चाहती हूँ, तो मुझे उन दोषों को समाप्त करना होगा, जो मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और अचानक कोई पुरानी याद आ जाए, तो मुझे उसे समाप्त करना होगा। मुझे यह समझना होगा कि वह याद, वह छवि मेरी चेतना की नहीं है, वह एक दोष है और उसे समाप्त किया जाना चाहिए। माँ, इस दोष को मुझसे समाप्त कर दो, मैं इस क्षण में लौट आती हूँ। अगर कोई और दोष है जो मुझे भविष्य की कल्पना करने को मजबूर कर रहा है या मुझसे कह रहा है, अब मैं क्या करूँ? मैं उस मनोवैज्ञानिक दोष को देखती हूँ, जो मुझे इस क्षण से बाहर निकालना चाहता है और उसे समाप्त कर देती हूँ। माँ, कृपया इस दोष को मुझसे समाप्त कर दो और मैं इस क्षण में बनी रहती हूँ। अगर कोई दोष है जो मुझे चिंता दे रहा है क्योंकि मैं पैसा नहीं चुका पाई, तो मैं उसे देखती हूँ और समाप्त कर देती हूँ। माँ, कृपया इस दोष को मुझसे समाप्त कर दो और मैं इस क्षण में बनी हूँ। अगर कोई और दोष है जो चिंता कर रहा है कि मुझे इन दिनों कुछ ज़रूरी करना है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी, तो मैं उस मनोवैज्ञानिक दोष को देखती हूँ, समझती हूँ कि यह मुझे इस और मैं फिर से उसी क्षण में लौट आती हूँ। अगर कोई भावना है जो मुझे बेचैनी, पीड़ा या दर्द देती है, तो मैं उसे देखती हूँ, समझती हूँ कि वह मेरी चेतना नहीं है, क्योंकि मेरी चेतना तो पूर्ण आनंद है। उस क्षण में कोई दर्द नहीं होता और मैं उसे समाप्त कर देती हूँ। माँ, कृपया इस दोष को मुझसे समाप्त कर दो और मैं उसी शांति, मौन और विश्राम की अवस्था में बनी रहती हूँ, जो कि वही क्षण है। यही वह अभ्यास है जो हम करेंगे, ताकि हम क्षण में बने रह सकें और बुद्धिमानी और समझदारी से जी सकें, बिना यह कि दोष हमारी ऊर्जा को थोड़ा-सा चुरा लें। इस सम्मेलन की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि हम हर क्षण में अधिक समय तक पूरी तरह से जी सकें। इसके लिए हमें अपने चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र में भी कुछ आवश्यक बदलाव लाना होगा। अर्थात इस समय हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसी चीज़ में है, जिसमें हम अपना समय लगाते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए अपने काम को समय देते हैं, आप रोजाना 8, 10, 12 घंटे काम करते हैं, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा समय देते हैं, वही आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। अगर आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र परिवार है, उदाहरण के लिए आप बच्चों, घर, घरेलू कामों में समय लगाते हैं, तो वही आपका मुख्य गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। अगर आप व्यापारी हैं और उत्पाद बेचते हैं, सारा समय सप्लायर ढूंढने, यह देखने कि कौन सबसे सस्ते उत्पाद देता है या ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से दूसरों को उत्पाद बेचने में लगाते हैं, वही आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। यह चीज आपको वर्तमान क्षण में जीने से रोकती है, क्योंकि जिस चीज को आप समय और ऊर्जा देते हैं, वही आपका वर्तमान क्षण ले जाती है। आप छुट्टियों पर जा सकते हैं, समुद्र तट पर जा सकते हैं, वहां समुद्र तट के सामने लेटे हुए, उदाहरण के लिए, एक स्वादिष्ट जूस पी रहे हैं। और आपके मनोवैज्ञानिक देश का क्या होता है? आपका मनोवैज्ञानिक देश वही होता है जहां आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। आप वहां समुद्र तट पर छुट्टियां मना रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यापारी हैं, तो आप उन्हीं उत्पादों के बारे में सोच रहे होंगे जिन्हें आपको बेचना है। वे यह सोच रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, क्या वे सच में सब कुछ ठीक से कर रहे होंगे? अगर वे गृहिणी हैं, उदाहरण के लिए, तो वे सोच रही हैं कि उनके बच्चे ठीक होंगे या नहीं, या जिन नौकरानी को उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ा है, क्या वह उनके लिए सही खाना बना रही होगी या उनका ध्यान रख रही होगी, या उनका घर ठीक होगा या नहीं। अगर वे, उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, तो संभव है कि वे सोच रहे हों कि क्या अधूरा छोड़ आए, कौन सा काम बाकी रह गया, कुछ सहकर्मी क्या सोच रहे होंगे, मैं छुट्टियों पर क्यों गया,
शायद वे जलन महसूस कर रहे होंगे। क्या हो रहा है? ये चीज़ें जो मेरा समय और ऊर्जा लेती हैं, वे मेरा वर्तमान क्षण भी छीन लेती हैं। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहता है, तो उसे अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदलना सीखना होगा। यानी उसे अपनी चेतना में अधिक समय लगाना शुरू करना होगा। उसे 3 कारकों पर प्रैक्टिस, मनोवैज्ञानिक मृत्यु, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ध्यान, दरवेशों की साधना और वे सभी अभ्यास जो हम यहाँ सीख रहे हैं, इन सब पर वास्तव में अधिक समय लगाना शुरू करना होगा। जब कोई व्यक्ति 3 कारकों मनोवैज्ञानिक मृत्यु, आध्यात्मिक जन्म, मानवता के लिए बलिदान के कार्य में समर्पित होता है, दूसरों को उनकी प्रैक्टिस सिखाता है, तो वही गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो अब चेतना की ओर है, उसे वर्तमान क्षण में जीने की अनुमति देगा। यह उसे सक्षम बनाएगा कि वह अपने जीवन अधिकांश समय रोजमर्रा में वर्तमान क्षण में रह सके। लेकिन अगर मैं अपना सारा समय अहंकार और व्यक्तित्व को ही दे रहा हूँ, तो मेरे लिए सही गुरुत्वाकर्षण केंद्र बनाना और वर्तमान क्षण में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह अनुपातिक है। जितना समय मैं चेतना को देता हूँ, उतना ही समय मैं वर्तमान क्षण में जी सकता हूँ और इसी कारण हमें यह स्थानांतरण शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे हम यह स्थानांतरण करते हैं, वही दिव्य नियम हमारा आंतरिक ईश्वर हमारी मदद करेगा, ताकि भौतिक संसार को कम समय देने पर भी हमें वह सब मिल सके जिसकी आवश्यकता है, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें और हमारे पास अधिक समय बचे जिसे हम इस कार्य को समर्पित कर सकें, आगे बढ़ सकें और वे बदलाव कर सकें जिनकी आवश्यकता है। वहीं पर वे सभी अभ्यास हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, जिनमें हम अपना समय और ऊर्जा लगा सकते हैं। ये हैं चेतना के अभ्यास। ये अभ्यास हमें उस गुरुत्वाकर्षण केंद्र के स्थानांतरण को करने में सक्षम बनाते हैं और इस प्रकार मनुष्य की तारों की ओर वापसी को संभव बनाते हैं, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, जो है आत्म साक्षात्कार। बस, आज की ये थी हमारी संगोष्ठी। सभी का भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा है, तो आप उन्हें इस वीडियो की टिप्पणी में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हम फिर किसी और अवसर पर मिलेंगे। स्नेही, आप जहाँ भी हों, आपका दिन या रात या आपका समय शुभ हो।